national trend. This time itself will tell. RLD with BJP, Congress with SP, BSP going it alone. Muzaffarnagar, it's said here, only Ganna and Jinnah boom. Is it different this time though? Will communal polarization decide the vote again? Or will this election be gauged on the metric of caste? Or will other factors hold? युवा बहुत परेशान है इससे। कब आई थी वैकेंसी? 19 में आई थी यूपी पुलिस की। अब इन्होंने पेपर करवाया, फिर इन्होंने कैंसिल कर दी। अपना आप ही तो पेपर करवाया, अपना आप ही लीक करवा रहे, अपना आप ही कैंसिल कर रहे। फिर ये युवा क्या करेगा भाई? आपने भरा था उसका? हाँ भरा था मैंने। जब भर्ती कैंसिल होगी, पेपर कैंसिल नहीं हुआ। कितने साल के हो? मेरी एज तो 28 साल होगी। 28 साल? हाँ जी। नौकरी नहीं है? कहीं भी नहीं है भाई। अग्निवीर योजना लाए, उसमें 25% इन्होंने कर दिया रिजर्वेशन। 75% कहाँ जाएंगे भाई? 75% युवा जब नौकरी लगी है, कहाँ जाएंगे? खुश नहीं है? कैसे भी खुश नहीं हम तो। इस बार बदलाव चाहते हैं। 19 में इतना समर्थन करा था, बहुत ज्यादा। 19 में करा था? 19 में खुल का समर्थन करा था। मगर भाई युवाओं के लिए सोचे ही कुछ। बस केंद्र सरकार में कोई नौकरी नहीं आती। कोरोना बीच में 3 साल आके उसमें उन्होंने छूट नहीं दी दिल्ली पुलिस में। The epicenter of India's sugarcane production at the region's biggest sugarcane mill. पूछ रहे हैं तो क्या हो रहा, जाएंगे कहाँ? ऑप्शन क्या है? आपको क्या लगता है? कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है तो नहीं कोई और। भाई ये कह रहे संजीव बालियान, हम संजीव बालियान को मानते ही नहीं। हम तो सेंटर से वोट देने वाले आदमी। सेंटर को वोट देने वाले आदमी। बीजेपी के सिवा वोट हम किसी को दे नहीं सकते, न देने के। हमारे इनका कम समझ में आ रहा। ठीक है, पर तो भाव ऊपर नीचे होता रहे। अरे बात युवा कह रहे बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी तो बढ़ेगी जब पॉपुलेशन बढ़ रही। पॉपुलेशन जब बढ़ रही तो बेरोजगारी तो बढ़नी है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मेरी बात गलत हो तो बताओ। तो ये आप कह रहे हो ये संजीव बालियान का चुनाव नहीं है, मोदी जी का? मैं तो सेंटर का चुनाव मानता हूँ। चाहे संजीव आता, चाहे हरिंदर आता, चाहे कोई भी आता इस सीट से, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब? हमें सेंटर को वोट देने वाले आदमी हैं। हम बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को वोट? बिल्कुल। इनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, कानून बहुत बढ़िया। पहली सरकार से बहुत ज्यादा है। 100 में 101 नंबर देंगे। मैडम, कानून व्यवस्था में रामपुर में पुलिस गोली मार रही, बताओ ये कानून व्यवस्था है? राज्य में नहीं मारी। कौन से राज्य में नहीं मारी? मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। अरे यार, तुम सरकार को बताओ जिस राज्य में गोली नहीं मारी, मुझे बताओ ना। बताओ। किसी भी राज्य में किसान नहीं पिटा। किसी भी राज्य में किसान नहीं पिटा। किस राज्य में किसान पिटा? अच्छा, ठीक है। चलो, मोदी जी ने सारे काम बढ़िया करे, लेकिन किसान धरती में गाड़ दिया। ठीक है, फिर जयंती क्यों चला? सुनो जी, किसान धरती में गाड़ दिया इस सरकार ने। ठीक है, फिर जयंती जी क्यों चले गए बीजेपी में? ये तो जो है राजनीतिक पार्टी के फंडे लगे। ठीक है, 13 महीने किसान आंदोलन चला। ठीक है, किसी सरकार के आदमी ने कहा कि राजनीति भी किसान से चलती है। सड़ गया किसान वहाँ पड़े पड़ा। राजनीति भी किसान से। भाई साहब मेरी बात सुनो। Indian politics and polity, never a dull moment. Passing through a quick check on the young first-time vote. पसंद है मोदी जी आपको? पसंद नापसंद की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने काम किए हैं वो सब देख सकते हैं। भले ही कुछ चीज़ों में वो पीछे हैं, लेकिन कुछ जो काम उन्होंने किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे नोटबंदी और भी बहुत सारे GST का हमारे देश में आना। ये सब चीज़ें काफ़ी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी। तो दोनों चीज़ों को देखकर कहना चाहूँगी कि मोदी जी से होप्स हैं। होप्स हैं। कौन सही काम कर रहा है? मैम फ़िलहाल तो मोदी जी की सरकार है तो थोड़ा बेटर काम कर रही है, क्योंकि हमारे एरिया में जो है मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत जी, मुझे लगा है। आप वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? मैडम, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मोदी जी पसंद है जी। आप? पहली बार वोट देंगे। राजनीति से जात पात खत्म होनी चाहिए और क्राइम पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। इसी मुद्दे पे वोट देंगे।
जैसे मैम मोदी सरकार ने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे कितनी स्कीम लॉन्च किया है, जैसे नारी शक्ति वंदन योजना और सुकन्या योजना, तो इन्हीं के बेस्ड पे वोट दूंगी। मोदी जी पसंद। यस मैम। At the mill, mood mostly anti-establishment. At the college, the Modi factor cuts all. Along with the Jat, Muslims account for 19% of Uttar Pradesh's population. And the voting behavior is likely to define the outcome on 24 Lok Sabha seats with a 20 to 50% Muslim population. Of those 24 Lok Sabha seats, 9 are up for election in the first phase. Saharanpur, 29.6% Muslim voters. Muzaffarnagar, 27% Muslim voters. Bijnor, 28%. Nagina, 28%. Muradabad, 28%. Rampur, 42%. Meerut, 23%. Kairana, 23%, Pilibhit, 19%. It's Eid. The city is glistening in festivity. The Eidi, dutifully collected by the young, is being put to good use. The starch on the new clothes visible, and so is the fervor of political hope. ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। यहाँ की राजनीति बेसिकली तो जातिवाद के ऊपर होती है वेस्टर्न यूपी में जी। डेवलपमेंट के बाद लोग जातिवाद को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि अगर बंदा हमारी जात का या हमारे लोकल का होगा तो हमें ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा पाएगा। जी जी जी। ऐसा होता भी है। होता है ऐसा। आपने देखा होगा कि सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, वेस्टर्न यूपी में अक्सर यही होता है कि आदमी अपने बंदों को सपोर्ट करने की ज़्यादा कोशिश करता है जी। उसमें ड्रॉबैक उसका ये होता है कि उसकी वजह से एक कम्युनिटी जो है वो पीछे चली जाती है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें डॉक्टर बालियान को देख लीजिए, वो सभी के लिए काम करते हो, लेकिन फिर भी इस सरकार के दूसरी बार आने के बाद मुस्लिम्स काफ़ी पीछे चले गए हमारे ज़िले के अंदर, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए जी। मैंने मीडिया के साथ कवरेज कराया था, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एज ए ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी और उर्दू। जी जी जी। तो मैंने देखा था कि 200 करोड़ की हमारी गुड़ मंडी थी मुजफ्फरनगर में, वो ज़ीरो पे चली गई थी उस टाइम, ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि इसमें काफ़ी लॉस हुआ है लोगों को। जी जी। गैर मुस्लिम्स को भी इसमें लॉस हुआ है, हिंदूज की भी जो कपड़े की दुकानें थी वे भी जली है। तो इन चीज़ों को देखते हुए डेवलपमेंट पे तो ये भाई कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम विकास डेवलपमेंट, आपको लगता है आप उस विकास की, लेकिन मेरा ये मानना है कि विकास तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसे पूरे देश में देखा जाता है कि भाई विकास पे हर अनपढ़ आदमी भी पढ़ा लिखा भी ये कहेगा मैं तो डेवलपमेंट के ऊपर वोट दूंगा भाई। जी, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक मुद्दे पे कोई वोट नहीं दिया जाता कभी भी। वोट की हार जीत तो 5000 6000 वोट तो दूरी पर ही है कि इस बार माहौल अलग है। इस टाइम जो हमारे माहौल है जो बोला है कि जो हमारे यहाँ की ठाकुर है 2400 के जो गाँव है उनकी मुखालफत, त्यागी बिरादरी की मुखालफत, दूसरा बसपा का कैंडिडेट, पहले बसपा सबसे गठबंधन था और जो हिसाब से चुनाव लड़े थे उसमें कांग्रेस, लोकदल, बसपा, सपा इकट्ठे थे। अब बसपा का अपना अलग कैंडिडेट है जिसका सारा नुकसान बीजेपी को होगा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल होगा। आप किसी भी कंट्री में अगर आप ज्योग्राफिकली किसी भी एशियन कंट्री को छोड़कर बात करें तो सब यही कहेंगे कि भाई जो हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एंटी मुस्लिम और एंटी दलित जा रही है आज। हाँ, तो मैं बस राजनीति जो है ना धर्म के ऊपर ही चल रही थी अभी। अब ठाकुर नाराज हो गए बीजेपी से तो अब ये एक तरफा हो गया मामला। आपको एक तरफा लग रहा है? बिल्कुल, मामला खराब है बहुत। अब के हालत बहुत, बालियान साहब की हालत खराब है बहुत, यानी तो बालियान साहब तो बिना उसके जीत जाते। ठाकुर नाराज, सैनी नाराज, कश्यप नाराज, सब एक तरफा हो गया काम। इस बार आपको लगता है हिंदू मुस्लिम हो गए? नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं हिंदू मुस्लिम है। अब के तो जो है ना बस बिरादरी के ऊपर चल रहा इलेक्शन, मुजफ्फरनगर का खास, आगे का तो हमें नहीं पता। मुजफ्फरनगर में तो बिरादरी
पे आ गया। अब पहले हिंदू मुस्लिम पे था, अब तो बिरादरी पे आ गया। अब तो बीजेपी वालों को देखना है कितनी मुस्लिम वोट तोड़ के अपनी तरफ ला सके। बस चुनाव तो इस मुस्लिम तो हर बार दे रहे थे बीजेपी वोट, मुस्लिमों ने पहले भी बीजेपी को वोट दिया। इससे पहले भी बालियान साहब को किसी गांव में 200, किसी में 250, किसी में 400 वोट पड़ा है। अब के भी वही पोजीशन है, लेकिन अब के अलग है, बहुत अलग मांगनी पड़ेगी, अब की जरूरत है। पहले ये जा नहीं रही थे कहीं भी, अब के घर घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला फंस गई ना। अब मुसलमान जिधर ज्यादा जाएगा चुनाव जीतेगा। मुजफ्फरनगर की स्थिति तो है, अब मुसलमान अगर एक तरफा मलिक साहब पे पड़ गया तो ये एक तरफ, और अगर ये बालियान साहब पे कुछ भी खिसक गया तो बालियान साहब, क्योंकि मुस्लिम भी बहुत राजपूताना है, तो उन्होंने ये बाइकआउट कर दिया बीजेपी का। उन्होंने कसम खा ली है कि हमें डालना ही नहीं है बीजेपी को वोट। बहुत सारे मुसलमान भी राजपूत हैं, तो हिंदू और मुस्लिम जितने भी राजपूत हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया है यहाँ पे, तो वेस्टर्न यूपी में खास तौर से। क्योंकि हमारे तो हर सोसाइटी के लोग उठने बैठने वाले हैं, सब तरह के दोस्त हैं मेरे। गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोस्त ज़्यादा हैं मेरे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो यही लग रहा है मुझे कि एक तरफा वोट जाना चाहिए इस बार। Timing is everything, especially in politics. 2014, the time was spot on for the Bharatiya Janata Party, completely wrong for the Congress. The party came to power with the promise of Achhe Din. 2019, time once again favored the Bharatiya Janata Party. Brute majority riding on nationalist fervour. 2024, time is ripe, but for who's taking we'll only know on the 4th of June. But till then, what we will tell you, will this be an election of personalities or will it be a bitter fight, seat by seat? And who does it favor? From Muzaffarnagar, we move in deeper into the sugarcane belt of Western UP, going to vote in the first phase, 19th of April, to this quaint town of Saharanpur, witnessing a big clash. From Muzaffarnagar onwards to Saharanpur. The despondency of the community with the present government is met with hope by Zafar Khan, a traditional huक्का maker in Saharanpur. कब से हुक्का बना रहे हो जी? मुझे हो गए 55 या 56 साल। 56 साल से हुक्का बना रहे हो? सहारनपुर में? हाँ, सहारनपुर। कैसे बदला है? पहले कैसे होता था, अब कैसे है? ग्राहक, धंधा? पहले सब अच्छा है। पहले बेहतर था? नहीं, अब अच्छा है। पहले नहीं था? नहीं, पहले गरीबत थी, अब ठीक हालात हो गए। कितना पहले? अब से कम भी 30 या 35 साल पहले बहुत कम था हिसाब। बहुत कम? हाँ। अभी 30-35 साल से बेहतर है। उसके बाद में वो होता चला गया, इसमें इजाफा बढ़िया होता है। अभी ठीक है? अब ठीक बच जाता है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छे से बच जाता है? हाँ, ठीक बचता है, अपना रोजी रोटी बढ़िया कमा रहे। बढ़िया। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बस सबका तो मुद्दा यह है कि देखो, यहाँ तो मुकाबला 2 चीजों का है। बताए। इमरान मसूद का मुकाबला जो है वो भाजपा से है। हाँ। और तीसरे नंबर पे है फिर वो जो हाथी वाला बहुजन। हाँ, बसपा। वो तो तीसरे नंबर पे है। तीसरे पे है मुकाबला तो इनके इमरान का और भाजपा का ही है। और ये तो मोदी का चुनाव हुआ ना? हाँ, मोदी का चुनाव है, तो वोट तो भाजपा को देंगे। मुस्लिम वोट भी बहुत जाएंगे भाजपा को। हाँ, जैसे हमारे जैसे हैं वो तो भाजपा को देंगे, क्योंकि जब हम उनका खा रहे हैं, हम उन्हें वोट क्यों नहीं देंगे? वो तो हमें कोटा दे ही रहे बहरहाल। वो हिंदुओं को भी दे रहे, मुसलमानों को भी दे रहे। ये तो नहीं है वो हिंदुओं को दे रहे कि हमें नहीं दे रहे, हमें भी दे रहे। तो हम क्यों ऐसा करें कि भाई उनसे बगावत करें? हम ऐसा नहीं करना। किस चीजों पे वोट दिया जाएगा इस बार? वोट तो ये दिया जाएगा, देखो जी, फिलहाल जो सरकार है वो भाजपा की है, और वो मदद भी कर रही पब्लिक की, वोटें भी दे रही,
वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है कि जो बदमाश लोग थे नहीं, वो भी खत्म है। वो बहुत अच्छा काम है। अपना खुले कुंडे खुले किवाड़ सो रहे लोग, कोई घबराहट नहीं है। अब बस ठीक है, ऐसी जिंदगी चाहिए कि जो किसी में वो ना हो कि भाई किसी का डर भाव हो। डर नहीं है, भाजपा के जमाने में डर नहीं है। नहीं। The constituency of Saharanpur is a tightrope walk to get the caste calculations right. Religious rhetoric and electoral strategizing dominates the political landscape here. Sizable Muslims hold the key. But this time, dissent from within the Thakur community has squared the pitch for the BJP. Will it come down to communities, or will it be in the larger backdrop of a Modi election? मैं मोदी फैक्टर को मना नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मोदी फैक्टर योगी फैक्टर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है। और मेन चीज ये है कि जो चीजें हमें सरफेस पे दिखाई दे रही हैं, कई बार क्या होता है अंडर करंट एक होती है, वो अंडर करंट इस बार सरफेस पे दिखाई दे नहीं रही। कुछ अंडर करंट है इस बार। अंडर करंट में मतलब मैं ये मानता हूँ कि एक जो हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि अंडर करंट में जो महिला वोटर हैं, वो जो बहुत मुखर नहीं होती है, बोलती नहीं है, और उनको लगता है कि राम मंदिर और ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं उनके मन को भाता है। इसके अलावा दूसरा वो बीजेपी का बेस वोट है, बड़ा वोट है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको मैं मानता हूँ कि वो बीजेपी का कट्टर समर्थक वोटर है। तो वो आपको लग रहा है एक वो हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल डेफिनेटली है। As the sun sets in Saharanpur, the political tempo peaks. BJP's Raghav Lakhanpal knows it's a tough election, but there could be an edge. As both BSP and the Congress under the India Alliance have fielded Muslims, he could get through with both cutting the votes for each other. 2014 में आपने जो यहाँ के कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस से, उनको हराया था। इस बार वो इंडिया के कैंडिडेट हैं। तो ये जो बैटल तब से है, तो 19 में बसपा आ गई, तो इसको कैसे देख रहे हैं? कितना इम्पोर्टेंट है आपको हराना इंडिया के कैंडिडेट? नहीं, हम जीतेंगे, हम बहुत आगे हैं। हम कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से आगे हैं, और हो सकता है उससे अधिक भी हो हमारा मार्जिन। तो कोई इसमें कोई बैटल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। शॉर्ट विन। 2019 में ऐसा क्या हो गया था राघव जी? बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग इन दलित वोट, देयर इज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन एज वेल। हाउ विल थिंग्स पैन आउट डिफरेंटली दिस टाइम? वी आर गोइंग टू गेट votes from all sections of society this time, because people have seen Narendra Modi ji's development model, and they have benefited directly from it. So they're going to vote across caste lines and other things, and they're going to vote for development. Is there an attempt to draw the Muslim vote and draw the Dalit vote to you? Because I heard you say Jai Bhim there. Is there also an attempt to draw the minority vote? No, do you need the minority vote? Well, you see, that's something that we should all say, because Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar ji was the one who gave us our constitution, and that in itself, having said that, Narendra Modi ji is the one who's carrying that torch forward. I mean, the essence of the constitution has only actually really been carried forward by Narendra Modi ji. सहारनपुर की मजबूरी है, राघव जी जरूरी है। 2 बार विधायक रहे, योजनाएं दी। हमारे यहाँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, हाईवे है चारों तरफ, तो राघव जी इसलिए जरूरी है। मोदी भी जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे 2 लाख से। क्या होगा 19 तारीख को? वोटिंग भरपूर होगा, और कमल के फूल के ऊपर होगा। राघव जी या मोदी जी? दोनों जीते। राघव जी मोदी, राघव जी मोदी जीत गए, राघव जीत गए, मोदी जीत गए। 2 लाख से 400 प्लस। 19 तारीख को तो बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है मैडम, बहुत बड़ा पर्व। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी जगह आए जो एक बहुत अंतिम छोर के हमारे लोग हैं। हम यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ना 19 तारीख को इतना बड़ा पर्व होगा कि इस विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा मैडम।
भाई कौन कहता है मोदी जी का परिवार नहीं है? मोदी का जी सारा परिवार मोदी जी का ही है। और मोदी जी ने तो इतनी सुविधा कर दिया कि घर घर सिलेंडर पहुँचाए हैं, राशन राकेश जी को देंगे, पूरी जनसंख्या देगी, जीतना ही है राकेश जी को। मुद्दे तो जी ये 3 तलाक है, देखो 3 तलाक पे मिलना, 370 है, राम मंदिर है, मुद्दे तो इतने हैं जी, इतने हैं, विपक्ष खाली हो गया बिल्कुल। दोनों के लिए हमारे लिए, पहले राघव जी और मोदी जी दोनों के लिए है जी हमारे लिए तो वोट। हमें किसी के भेदभाव नहीं हमारे अंदर, हम दोनों को वोट देंगे, सम्मान तरह के वोट देंगे बिल्कुल। सुपड़ा साहब 19 तारीख को जनादेश मिलेगा और आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के बाद 400 पार का जो नारा है वो देखने को मिलेगा। आज समाज और महिलाएं सुरक्षित हैं, हर तरफ विकास कार्य चल रहा है, विकसित श्रेणी में हमारा देश आने वाला है और मोदी और योगी के आगे नतमस्तक है पूरा विश्व हमारे देश का डंका पीट रहा है। और ऐसे हमें मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे हमारे 2 देशभक्त मिले हैं, जिनके पास अपने लिए करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, संपूर्ण निछावर उनका तन मन धन इस देश और समाज के लिए समर्पित है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। On the campaign trail, running late for a sabha and the 10 p.m. deadline to end campaigning, we catch up with Imran Masood, Congress's controversial candidate, infamous for the boti comment against Prime Minister Modi in 2024. कांग्रेस के लिए, क्योंकि यूपी में अपना अस्तित्व बनाना अभी बहुत जरूरी है, तो ये सीट कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गठबंधन में ये उनमें से एक सीट है जो कांग्रेस लड़ रही है। नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं 100%। हमें इस बार चुनाव के अंदर हमें 1% भी डाउट नहीं है कि कोई हमें, क्योंकि हमारा मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा। जिस तरह से राजपूतों ने विरोध कर करके खुलेआम मेरे साथ खड़े हो गए हैं और खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, गुर्जर मुझे समर्थन कर रहे हैं, सैनी मुझे समर्थन कर रहे हैं, हमारा जो पुराना बुनियादी वोट था वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो हम लोग तो 7 लाख के पार हैं। और बीजेपी किसी भी सूरत में 5 लाख को टच नहीं कर पाएगी। हम 7 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, पहले तो हम 6 लाख समझ रहे थे, लेकिन हम तो 7 लाख के भी बाहर जाएंगे इस बार। मसूद साहब, अंग्रेजी में उसे पॉलिटिकल हाइंडसाइट कहते हैं, अगर वो कमेंट नहीं दिया होता 2014 में बोटी का, तो क्या कुछ फर्क होता है या आपको लगता है वो भूल गए हैं लोग? नहीं, हम तो रोटी की बात कर रहे हैं, हर वक्त एक ही बात निकालते हैं। वो मैंने कमेंट, वो कोई कमेंट ऐसा नहीं था कि मैंने जो कोई जानबूझ के, हमारे यहाँ की लोकल बोलचाल भाषा था। और ना मैं वो हूँ जो आपने उल्टा पड़ तो गया। हाँ, ना मैं वो हूँ, क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ था, ना मेरी वो इमेज है, ना मेरी वो छवि है। मैं जहाँ भी खड़ा हूँगा लोगों के साथ, लोग मेरे साथ बात करेंगे, मुझे बारे में जानेंगे, मेरा वो छवि है ही नहीं। हमने तो अभी भी कहा ना कि आइए राम के ऊपर ही बात कर लें। अगर आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि राम के ऊपर तो आप सबसे ज्यादा लगे हुए हैं कि राम को हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप गाने निकाल रहे, मतलब इतना अहंकार है कि आप भगवान को लाने की बातें करने लगे। क्या ये संभव है कि कोई इंसान भगवान को ला सकता है? भगवान तो लाने वाले होते हैं, भगवान को कौन लाएगा? भगवान तो कृपा करने वाले हैं, इसीलिए भगवान की कृपा इस वक्त हम पर हो रही है, उन पर नहीं हो रही है। वेस्टर्न यूपी में, और फिर कहते हैं यहाँ से जो हवा चलती है वो आगे जाती है। कांग्रेस और जो आपका गठबंधन है सपा के साथ, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? देखिए, वेस्टर्न यूपी से तो बीजेपी साफ हो गई। अभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मतलब और आपका ये मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, ये बिल्कुल साफ हो रही है। यहाँ से गाजियाबाद और इधर जाकर के इनके पैर टिकेंगे कि ये रुकेंगे भी कहीं? क्योंकि अगर गाजियाबाद में जिस तरह का विरोध हो रहा है, अगर वो चल गया तो गाजियाबाद भी निकल जाएगी इनके हाथ से, जो सबसे मजबूत सीट थी इनकी। It is a restless night in Saharanpur. The proverbial night before Saharanpur dates political fate. And for a political reporter, it's a privilege to track the electoral procession with all its bells and whistles. But the hours on the road are long. And with its 7 phases this time, it's going to be a long, long road to elections.
आप इतनी कलरफुल हो, बट हाउ कैन कलरफुल बी पावरफुल? फॉलो मी। बारिश का प्रेशर बढ़ेगा पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यूलक्स वेदर शील्ड पावर फ्लेक्स, इसका हर रंग लड़े धूप, धूल और बारिश से। इट्स कलरफुल, इट्स पावरफुल। India cools down in 10 seconds with Hexa Inverter, heavy duty air conditioner. Higher, more creation, more possibilities. Make sure he leaves one eye. Yes, Papa. इसका स्टाइल है OGT. Let's go to unleash the beast. 8:55 AM. Moto G64 5G, unleash the beast. सर आप इतनी कलरफुल हो, बट हाउ कैन कलरफुल बी पावरफुल? फॉलो मी। धूल हो या मिट्टी, इससे नहीं जीत पाएगी। ड्यूलक्स वेदर शील्ड पावर फ्लेक्स, इसका हर रंग लड़े धूप, धूल और बारिश से। इट्स कलरफुल, इट्स पावरफुल। Higher, more creation, more possibilities. An unparalleled election coverage with the team that wins every election. From unmatched on-ground reporting to real-time poll updates. Stay tuned to the Maximum channel for the maximum coverage. Platinum Partner. Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbag. Mankind Pharma, serving life. Intelligence meets art with the all-new Motorola Edge 50 Pro. Higher heavy-duty air conditioners. Gold Partner, Dulux. ड्यूलक्स वेदर शील्ड पावर फ्लेक्स, इसका हर रंग लड़े धूप, धूल और बारिश से। इट्स कलरफुल, इट्स पावरफुल। In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. My three-time MP. Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं? Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी।
डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है। गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। इस गठबंधन गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। नो स्ट्रेस फिनोलेक्स। The hot seat of Nagina in western Uttar Pradesh could be one such seat, which could change the course of Dalit politics in Uttar Pradesh. परिवर्तन का निशान क्या है? आपकी मोहब्बत का निशान क्या है? चले रोल है। चुनाव कैसा चल रहा है चंद्र जी? अच्छा चल रहा है। नगीना क्यों? पार्टी ने तय किया। एक ही सीट लड़ेगी पार्टी? अभी तो फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में एक ही सीट लड़ रही है। बाकी का पार्टी का जो फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे। अभी तो क्योंकि पार्टी खाली तो बैठेगी नहीं। पहले पार्टी का प्रयास था कि मिलकर सब लोग लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, क्योंकि बहुत को नुकसान हुआ है देश में। लेकिन फिर दूसरे दलों ने महसूस किया कि उनको जरूरत नहीं है चंद्रशेखर की, तो फिर सब पार्टी के सब लोगों ने तय किया कि पहले हम नगीना से निपट लें, उसके बाद फिर अपने फैसले करेंगे। इंडिया अलायंस में दाखिल होना चाह रहे थे आप? बातचीत हुई ना सब लोगों से और भरोसा भी दिलाया उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम उनको लगा कि उनको क्या लगा वही जानते हैं। किसने विरोध किया? व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह सकता। मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने राष्ट्रवादी के लोगों से बात की, शरद पवार जी से, कांग्रेस के सीनियर लोगों से, समाजवादी के लोगों से, सभी लोगों से बात की। आप जाना चाह रहे? मेरा ये मन था कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जिस तरह की चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई, ऐसा लगता कि कुछ बचा नहीं है। अब तो सीट मांग रहे थे चंद्रशेखर? यस, सिर्फ ये सीट मांग नहीं रहा था, मदद मांग रहा था। सीट तो मेरे पास इतनी सिंबल है जितने उनके पास है। मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं एक सीट लड़ूंगा, बाकी सीटों पे आपकी मदद कराऊंगा। वो कहते हैं कि हम देश बचाने, लोकतंत्र, लेकिन कहाँ बचा रहे हैं? वो तो अपनी अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में लगे। पर आपके संबंध कांग्रेस से तो अच्छे थे, प्रियंका गांधी आपको मिलने भी आई थी, तो क्या ऐसा हो गया? शायद लखनऊ के जो पार्टी के नेता वो उनके आगे उनकी ना चली। अखिलेश जी की बात?
किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। और हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार के आगे झुका सा नजर आता है, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में तो सत्ता के साथ विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, वो मजबूर नहीं होना चाहिए। विपक्ष इतना मजबूत हो कि सत्ता को तानाशाना होना दे। तो यहाँ नगीना लोकसभा के अंदर न मोदी चलेगा न अखिलेश यादव चलेगा तो सिर्फ केतली चलेगा। मौका सबको दिया, आपके केतली को देंगे हम, क्योंकि हमारा आपका नया विकास चाहिए। हमें विश्वास है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आपको लगता है आपका समाज हाथी को छोड़कर केतली का बटन दबाएगा इस बार, जो आपका सिंबल है? देखिए, मैं अगर आप राजनीति में मेरे समाज से की बात करेंगे तो मैं समाज पे कहूंगा, लेकिन क्या मैं सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ता हूँ? मैंने तो एनआरसी की लड़ाई लड़ी, मुस्लिम भाइयों की। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी, 13 महीने जो किसान लड़ते रहे। मैंने पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, 49 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी। कहीं भी किसी बेटी पर किसी भी जाति धर्म की हाथरस से लेकर कहीं भी कोई अन्याय हुआ, मैं जाके लड़ा। इंसानियत जिंदा रखी हमारे भाई ने, हर मजलूमों का साथ दिया हमारे भाई ने। ये आवाज हमारी बुलंद करेंगे संसद में, हम इसलिए इनका साथ दे रहे हैं। गरीब दलित मुस्लिम भाइयों के समर्थन में वोट करेंगे। देखिए, आजाद भाई ने जो खून की बूंदें बहाई हैं इसमें, तो हमारा हक बनता है एक पसीने की बूंद बहाई जाए उनके लिए। पर समीकरण बनाते हैं चुनाव, और समाज में पैदा हुआ हूँ। अब भारत में जाति के आधार पे जिस समाज में पैदा हूँ, मेरा समाज मेरे साथ लामबंद है। सुई के नाके में हमारे कहावत है, सुई के नाके में को निकलेगा वो। आप देख लेना, मैंने तो मेहनत की है ना, मैं जानता हूँ। वो भी देख रहे हैं कि एक आदमी जो 11 साल से हमारे लड़ रहा है, मुसीबतें झेल रहा है, गोली खाता है, लाठियां खाता है, उसको मारने के लिए लोग घूम रहे हैं। तो वो समझता है, समाज बेवकूफ नहीं है। समाज ने पिछली बार आंदोलन खड़ा किया विचार के साथ, उनको विश्वास था कि आंदोलन उनकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। वो तो है ही नहीं फील्ड में। जिन्हें अपनी सत्ता का डर हो, जिन्हें अपने पैसे की दिक्कत हो, बचाने के लिए दुबी बैठी हूँ। 7,000 करोड़ की संपत्ति पे कहीं ईडी ना बैठ जाए उनके, तो वो क्या मदद करेंगे हमारी? वो तो खुद अपनी लिए बचने के लिए तैयार हो। दलित समाज है वो हमेशा मायावती के पीछे खड़ा हुआ कहते हैं, और ये चुनाव इसीलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सीट निकाल ली नगीना की, तो जो दलित पॉलिटिक्स होती है यूपी में वो बदल जाएगी। इसीलिए तो मुझे रोकने के लिए बहुत इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बाहर आ गए। मुझे लगा था मेरी लड़ाई भाजपा से, लेकिन अब तो लग रहा है कहीं और लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मैं जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं धर्म को कभी लाता ही नहीं बीच में। लेकिन सवाल ये है, समाज ने जिस उम्मीदों के साथ बहन जी को ताकत दी थी, ये वो धरती है जिसने बहन जी को सबसे पहले इज्जत दी। 89 में MP बनाया। आप जाके देखो ना बिजनौर को, आपको देखे हंसी आएगी। बिजनौर पे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं लगे हुए, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, मिल समय पैसा नहीं देता है। तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है, मान लीजिए जो गठबंधन की हम बात करें या मायावती जी की बात करें, कोई भी नहीं चाहता है कि कोई एक स्ट्रांग दलित नेता उभरे, और ये सीट वो तय कर देगी कि उभरेगा कि नहीं उभरेगा। सही मानते हैं? दलित बेवकूफ नहीं है, वो पैर की जूती बन के नहीं रहेगा। उसको पिछले आंदोलन ने ताकत दी, लेकिन इस आंदोलन ने उसको लड़ना सिखा दिया है। 2 अप्रैल 2028 का उदाहरण है। हमने केंद्र सरकार को कुछ ही घंटों में झुका दिया था, जो सरकार किसी आगे नहीं झुकती थी। किसानों को झुकाने में 13 महीने लगे, हमने कुछ घंटों में झुका दिया। हम सादत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा, प्रथम अंत्य भारतीय हैं। इस भारत की रक्षा के लिए हम कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती। हम जानते हैं भाजपा क्या कर रही है, और हम ये भी जानते हैं विपक्ष क्या कर रहा है। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी लड़ाई भाजपा से कम मुझसे ज्यादा है। लेकिन क्या अगर ऐसा होता तो कोई पैदा नहीं होता? ऐसा होता तो डॉक्टर अम्बेडकर को रोकने के लिए कितना प्रयास किया गया। अगर आप 2019 की बात करें, जो दलित समाज है काफी स्तर तक वो मायावती से हटकर भाजपा में गया था। इस बार आपको लगता है वही समीकरण बैठेंगे या वक्त बदल गया है? तो वक्त बदल रहा है, और हमने काम किया दीदी, हमने काम किया, हमने मेहनत की है। ये आदमी जिसको मारने के लिए सब लोग घूम रहे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहा है। मेरी अपनी लड़ाई क्या है? मैं भी तो कमा के खा सकता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विदेश जा रहा था पढ़ने, सब कुछ यहाँ समाज के लिए लगा दिया। तो समाज नहीं देख रहा है क्या? समाज देखता है। एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, दलित और मुसलमान। इससे भी बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा, जो हक वंचित समाज के लोग सब इकट्ठा होंगे, क्योंकि अभी तक जिनसे भी उनसे जो वादे उनसे वो धोखे थे। जिसकी इतनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाजपा ऑप्शन रहेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी नहीं बन सकता। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल। आपकी रैली में हमने सुना आपने सीधा प्रधानमंत्री पे निशाना दावा है, जब आपने बोला फिर ऐसे बताओ हमारा निशान क्या है, जोर से बताओ, लाला जी को भी बताओ, दुकानदार को भी बताओ, चाय वाले को भी बताओ। और ये केतली हम कहां से लाए पता आपको? ये केतली मोदी जी से छीन के लाए। समझ में आ गया क्या आइडिया है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करके
सक्सेस हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं कहाँ टारगेट कर रहा हूँ? नहीं किया। मैं तो उनकी नीतियों को टारगेट कर रहा हूँ। आपने तो बड़े वादे किए थे कि आप देश को आत्मनिर्भर बनाओगे, तो आप देश को भुखमरी की तरफ क्यों ले जा रहे हो? आज ये लोग, इनको राशन मिल जाए, कल क्या है ये तो बता दो। इनके ऊपर कर्ज कितना है ये तो बता दो। रुपए की वैल्यू क्या होगी ये तो बता दो। कि भाई आने वाले कल में आप जो है प्राइवेट सेक्टर जो खड़ा कर रहे हो उसमें गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े घुस भी नहीं पाएंगे। ये तो बता दो इनका आरक्षण हम खत्म करने वाले हैं, कुछ तो कहो। तो एक नई राजनीति का दौर खड़ा हो रहा है और जो राजनीति युवाओं के भरोसे चलेगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली हमारा निशान, केतली बच्चे बच्चे का निशान, केतली। ये मोदी जी का चुनाव तो था, खत्म हो गया। अब हमारे चंद्रशेखर भाई का चुनाव है, इंसानियत की लड़ाई है। ये सब बदलाव लाएंगे। एक बार ये आ जाए संसद में, फिर सारे बदलाव आप लोग खुद देखेंगे। All right, let's quickly now get you to the point debate this evening. You just heard Chandrasekhar Azad, and viewers, I have to tell you that there is a sense, there is fear, at least where part of the Dalit community is concerned, because the rhetoric from the opposition is very strong when it comes down to the constitution is being changed. The Prime Minister today tore into the opposition, saying even Ambedkar cannot change the constitution. He also said that the opposition is desperately trying to spread falsehood when they say that the constitution is going to be changed. Listen in and we'll get across to our panelists this evening. The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. And the UDF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. And the UDF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। All right, let's quickly cut across to our panelists this evening. Joining me, Sardar R.P. Singh from the Bharatiya Janata Party, Anshul Avijit from the Congress. R.P. Singh, you know, the sheer fact that the Prime Minister today in Bihar had to somewhere down the line assuage fears. Now, you could call it that, it's coming in from the opposition. They're trying to build an atmosphere that the constitution is in danger. The Prime Minister very clearly said that even Ambedkar, who drafted the constitution, cannot change the constitution. But is there a worry, R.P. Singh, that on ground, especially where the Dalit community comes into question, there's fear growing about the constitution? Well, it's a narrative being built, but fact is that everyone knows that constitution was only changed once by Mrs. Gandhi, if I rightly remember, December 1976, by bringing the 42nd Amendment, and when she has imposed emergency. But no one can change. And on your TV channel, on one of the conclaves of India, can I complete? On one of the India Today conclave, Home Minister Amit Shah has categorically stated
that we abide by the constitution laid by Ambedkar ji, and no one can change it, and no one can dare to change it. It was in one of your conclave I heard Amit Shah ji saying this. So yes, intentionally a fear psychosis has been created because they are losing election. So try to do something, try to create some fear psychosis. That's all. I mean, there's nothing more than this. But no one can change. Let me reiterate: no one can change the constitution of country. Constitution of country is above everything, every religion, every caste, every combination, every sect. I mean, is above everything, and no one should not even dare to change the constitution. Can you hear me, Anshul Abhijit? We seem to be having a bit of a problem, a technical issue. We're at the back of Beyond in Barmer. Can you hear me, Anshul Abhijit? I can now hear you. Yeah. Preeti, what was your question? Okay, great. All right, Anshul Abhijit, the question that I ask you is, the opposition, and I can see it on ground in every possible sabha we've seen, especially where there is a dominance or presence of the Dalit community, constantly push the rhetoric that the constitution is in danger. You know, by doing so, aren't you doing the biggest disservice, is what the BJP says? No, absolutely false. There's absolutely false in that statement, because what is happening at the moment is that the constitution is being changed, history is being rewritten. I mean, reservations itself is under attack when you have members of the RSS, of the BJP saying that the reservation policy should be under review. And you also have that the NCRT textbook being rewritten. You have the fact that discrimination, which has continued in this vulnerable community for decades, has been complete. As a result of which, the coming generations are not sensitized to the discrimination which is happening. But aren't you heightening the fears that don't exist, is the charge, Anshul Abhijit? By spreading what the BJP and the Prime Minister said today is falsehood. No, this is not just an attack on the SC community, SC community, Preeti. This is undermining the constitution on the whole. This has been happening through a number of ways. Most recently, through the electoral bonds process. We have gone to the Supreme Court and said that the basic structure of the constitution is being changed because on the eve of the elections, there is no level to dispute. Through electoral bonds, through freezing of the bank Sardar accounts. RP Singh, I want you to come back into this question. And you tell me, Sardar RP Singh, the Prime Minister says what the Prime Minister says on stage, and yes, one should believe him. But what happens when an Arun Govil, your own candidate from Meerut, will say कि संविधान बदलना चाहिए, वक्त आ गया है. वो तब का वक्त था जब लिखा गया था, अब दूसरा दौर आया है. Your leaders on ground are trying to somewhere down the line push the narrative that you're looking to change the constitution if you're voted into power. Preeti, who leads the country? Who leads the party? If my party leader and my Prime Minister of the country is saying that no one can even think of changing the constitution, even Baba Sahib Ambedkar ji can't now change the constitution. So what is there after that? But yes, opposition has to create a narrative. They are trying to create a fear psychosis among the certain section. They have the right to do that, but not at the cost of the harmony in the country. It's something like intentionally trying to push a narrative which will create problem for the country or try to create a problem for society. And after Prime Minister has said, there's no question left. Isn't that, an easy pass
to get away. You're saying who leads the party? Yes, the Prime Minister leads the party. But who takes the word of the Prime Minister to the last man standing in the queue? Those are your candidates. If your candidates today in this election are saying that the constitution can change, then someone who's sitting possibly in Saharanpur or even Barmed, where I am, which has a sizable Dalit population, will think twice, sir. Well, I reiterate, Mr. Arun Govind is new to the politics. He would not know what is how to relate the subject. He would have meant to say something else, and he would have said something else. But the fact is, after Prime Minister categorically stating there's no question left, and yes, it was only once it was done. It was done by Mrs. Gandhi under the regime of emergency, when emergency was there in the country. It was done by Mrs. Gandhi. And there's no situation where emergency can be brought back in this country. As per law now, emergency can be brought back to the country. Anshul Avijit, you know, the fact is, whatever might the Prime Minister say today, or even the likes of Arun Govind or the other candidates of the BJP, the Prime Minister has made it very clear. And on the other hand, on ground, Avijit, Anshul, the opposition is playing with fire. You're going to go village to village because you yourself understand the kind of, sizable population, especially of Dalits today, and most of them quite well now. Preeti, it is a reality. The threat is not some bogey here. The Prime Minister has a habit of exhausting everything in rhetoric and doing exactly the opposite in his action of politics. We've seen that in his Sabka Vikas. I mean, Sabka Vikas nahi ho raha hai. You know, people are being left out, they're being prejudiced against. We know that. It is rhetoric by the Prime Minister and exactly the opposite. That is the ground reality of politics. You know, the SC sub-plan is being scrapped. If the reservations is under threat, if you remove scholarship funds for SC students, if you remove Dalit scholars from the courses of university courses, what message are you trying to give to the community? Okay. Just tell me that. No. And secondly, as far as the constitution goes, you muffle the voice of the opposition. Bills are being bulldozed through. Record number of bills have gone to the select committee. There is no debate. And forest laws have gone for a toss. You know, This is undermined. The constitution is being undermined here. Okay. Sardar RP saying final question, sir. The opposition says that the Prime Minister might say one thing, but they all know this is rhetoric because they don't believe the Prime Minister, and that's the message they're taking to the people. The Prime Minister might say one thing, but they all know this is rhetoric because they don't believe the Prime Minister. It doesn't matter whether they believe in Prime Minister or not, but the country believes in the Prime Minister. Whatever he has committed, he has always fulfilled. And let me make it clear. He said, Sabka Saath, Sabka Vikas. The majority of the schemes which has been announced by the Prime Minister, the majority, the beneficiary are from the minority communities, almost 33 to 36%. Although the vote percentage is only 14%. Whether it is Kisan Samman Nidhi, whether it is Ayushman Bharat, whether it is Nal Se Jal, whether it is roof on the head, whether it is Ujjwala gas scheme, the majority of the beneficiaries are the Muslims in that. I'm saying almost 33 to 36%. So they can keep doing whatever they want to say, but I'll still request them not to create a situation where there is a disharmony being created because you are trying to build a narrative to win an election, which is not true, which doesn't hold ground. With that, we're going to close the debate, but I'm sure it's going to continue in days to come because viewers, I'll give you context, especially during elections where you hear these speeches, very few things are said out of context. Many things are reactions which the parties have picked up from ground. And I can tell you, the opposition, the tiniest villages there. I'm in Barmed at the back of beyond of Rajasthan. I've come in from, Western Uttar Pradesh. And there's a sense that you can feel that every possible sabha that the opposition does in the minority belt or the Dalit belt, the first thing they begin with is that the government will change the constitution. Possibly the reason why the Prime Minister today had to step in and try and assuage fears where he said even Ambedkar cannot change the constitution. Quick break to stay with us. On the other side, Rahul Kabal.
India cools down in 10 seconds with Hexa Inverter, heavy duty air conditioner. Higher, more creation, more possibilities. Make sure he leaves by 9. Yes, Papa. इसका style है OGT. Let's go unleash the beast. 8:55 a.m. Moto G64 5G, unleash the beast.